नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों से महामारी की विभीषिका से निपटने के लिए सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संकट पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करेंगे। कोरोना वायरस के नए लक्षणों में सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को शामिल किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने जून सत्र की परीक्षाएं अगस्त तक के लिए स्थगित की और मानसून ओडिशा तथा झारखंड के बाद बिहार और महाराष्ट्र में पहुंचा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 महामारी पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई। दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने वर्तमान स्थिति और मध्यम अवधि में कोविड-19 मामलों के संभावित परिदृश्य का ब्यौरा दिया। सदस्यों ने कहा कि देश में कुल मामलों का 2/3 हिस्सा 5 राज्यों में है। बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बेड और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल और पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का निर्देश दिया। राजधानी में कोविड-19 रोग के वर्तमान और उभरते परिदृश्य पर बैठक में चर्चा की गई और अगले 2 महीने के आकलन पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों के साथ समन्वित और व्यापक योजना बनाई जाए। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में कई राज्यों, जिलों और शहरों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राजधानी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सदस्य भी इस बैठक में भाग लेंगे। श्री शाह आज शाम दिल्ली नगर निगमों के महापौरों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी दोनों बैठकों में उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई आज की दोनों ही बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 36,824 पहुंच गई है और 1,214 लोग इस महामारी में जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन का आदेश दिया है। यह समिति दिल्ली में कोरोना संक्रमण और बचाव संबंधी चुनौतियों पर सलाह देने और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय भी सुझाएगी। समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक शामिल हैं। आनंद चतुर्वेदी के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने शहर में निजी अस्पतालों में कोविड-19 से संबंधित उपचार की फीस तय करने के लिए बैठक बुलाई है। मंगलवार को होने वाली इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भाग लेंगे।
कोविड-19 परीक्षण के लिए निजी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा वसूली जाने वाली फीस कम करने और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। डीडीएम में पिछली बैठक में किए गए निर्णयों के प्रारूप के अनुरूप प्राधिकरणों के कार्यों की भी समीक्षा करेगा। सरकारी और निजी डॉक्टरों की समिति 24 घंटे टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेंट प्लाज्मा थेरेपी, टुसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन पर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और रेट्रोराइड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निदान के लिए वास्तविक समय या पारंपरिक आरटी-पीसीआर परीक्षण की सिफारिश की है, जबकि कोविड-19 के निदान के लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की सिफारिश नहीं की गई है। विश्व में अब तक 77 लाख से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से 4,27,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार सबसे अधिक 20,61,315 लोग अमेरिका में संक्रमित हैं। इसके बाद ब्राजील में 8,28,810 और रूस में 5,19,458 लोग कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में इस महामारी से सबसे अधिक मौत हुई है। वहां मरने वालों की संख्या 1,15,059 हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील में 41,828 लोग, ब्रिटेन में 41,662 और इटली में 34,301 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर 49.94% हो गई है। अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं। कल सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,458 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 386 लोगों की इस महामारी से मौत हुई और इस तरह अब तक मृतकों की कुल संख्या 8,884 हो गई है। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 1,43,737 परीक्षण किए गए। आईसीएमआर देश में कोरोना वायरस के परीक्षण की सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है और कई सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा रही है। इस समय पूरे भारत में 885 प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,137 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही शहर में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 36,824 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 13,398 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 667 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी अवधि में 71 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब तक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 370 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 193 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में उपचार के बाद ठीक होने की दर 59% हो गई है। कुल 3,668 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 2,568 लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,289 पहुंच गई है। अब तक करीब 1,20,000 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जबकि 35 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। राजस्थान में कोविड-19 संकट पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। राज्य में कल लगातार 15वें दिन कोविड-19 के वर्तमान रोगियों की संख्या 3,000 से नीचे बनी रही। स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर भी राज्य में 74% से अधिक हो गई है।
प्रत्येक 4 रोगियों में से 3 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कल 333 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,401 हो गई है। जोधपुर में कल 75 रोगी मिलने के बाद वहां सक्रिय मरीजों की संख्या 532 हो गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले में अब तक कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। भरतपुर जिले में भी सक्रिय मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। वहां 50 से ज्यादा गाँवों में कर्फ्यू जारी है। राजधानी जयपुर के 52 थाना क्षेत्रों के 238 स्थानों पर आंशिक कर्फ्यू चल रहा है। इस बीच पूरे प्रदेश में अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। व्यावसायिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे कोविड-19 परीक्षणों के शुल्क में कमी कर दी है। कल फैसले की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जांच दरों में कमी करने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि नई दरें देश में सबसे कम होंगी। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। देश में किसी राज्य में कोविड-19 के ये सर्वाधिक मामले हैं, जो कुल मामलों का लगभग 1/3 हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से कल 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्र शासित प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 148 लोग संक्रमित हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 4,878 हो गई है। अब तक 2,269 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 454 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,698 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में ही इस महामारी से 12 लोगों की मौत हुई है। अब तक 463 लोग कोविड-19 संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,693 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 4,540 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। 3,24,700 नमूनों की अब तक जांच हुई है। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 42% है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में अगले महीने तक अवकाश रखने का फैसला किया है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। तमिलनाडु सरकार ने कोविड वायरस के सैंपल टेस्ट करने के लिए निजी क्षेत्र के अंतर्गत एक अन्य प्रयोगशालाओं को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। इनमें 45 सरकारी प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने चेन्नई समेत कई जिलों में अतिरिक्त मेडिकल टीमें तैनात करने की योजना तैयार की है। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 42,687 हो गई है। इनमें 1,989 ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कल संक्रमित पाए गए। इनमें से 1,487 नए मामले केवल चेन्नई से दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग चेन्नई और आसपास के जिलों में 81 रैपिड रिस्पांस मोबाइल मेडिकल टीम तैनात करने की योजना तैयार कर रहा है। इनमें से 61 टीमें चेन्नई में ही तैनात की जाएंगी। यहां कोविड-19 के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाने के उद्देश्य से ये टीमें तैनात की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये टीमें शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी और कोविड-19 के छिपे मामलों को उजागर करने में मदद करेंगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तेलंगाना में कल 253 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस साल मार्च में कोविड-19 का पहला रोगी सामने आने के बाद से एक ही दिन में संक्रमित लोगों की ये सबसे अधिक संख्या है। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,737 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 189 रोगी हैदराबाद में पाए गए। संगारेड्डी जिले में 24 नए रोगियों की पुष्टि हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। खुजली झटपट दूर करे,
है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों से महामारी की विभीषिका से निपटने के लिए सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संकट पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करेंगे। कोरोना वायरस के नए लक्षणों में सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को शामिल किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने जून सत्र की परीक्षाएं अगस्त तक के लिए स्थगित की और मानसून ओडिशा और झारखंड के बाद बिहार और महाराष्ट्र में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में श्रमिकों और प्रवासी कामगारों के हित में हर संभव उपाय कर रही है। राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए श्रमिकों के खाते में वित्तीय सहायता भेज रही है और उन्हें कोविड-19 संकट के दौर में खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करा रही है। लगभग 35 लाख प्रवासी कामगार राज्य में वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,166 श्रमिकों के खातों में 104 करोड़ 82 लाख की धनराशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की। इस वित्तीय सहायता के द्वारा प्रत्येक श्रमिक को 1-1 हजार रुपया भरण पोषण भत्ते के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाहर से लौटे श्रमिकों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं और अब तक 14 लाख श्रमिकों को यह किट उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत है और उनके बच्चों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मंडल स्तर पर अटल आवासीय स्कूलों की स्थापना कर रही है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने बस्तर प्रभाग के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले से हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की। ब्यौरा हमारे रायपुर संवाददाता से। छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन नाम से अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जवानों को तनाव और अवसाद से मुक्त रखना है। इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पंदन अभियान के तहत जवानों के लिए खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा बलों के कैंपों में योग कक्षाओं के साथ ही म्यूजिक थेरेपी और मनोवैज्ञानिक से परामर्श के सत्र आयोजित किए जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन और थानों तथा कैंपों में जाकर जवानों के साथ समय बिताएंगे और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस इसके लिए एक विशेष ऐप भी तैयार कर रही है। इस ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मी और उनके परिजन अपनी समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा सकेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कोरोना संकट के दौर में अनेक लोगों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इस कठिन समय में भी कई नेकदिल लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ संपन्न किसानों ने एक अनोखा अनाज बैंक बनाया है। हमारे भोपाल संवाददाता की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड के गांव के समृद्ध किसानों ने अनाज इकट्ठा करके एक अनाज बैंक बनाया है। इस अनाज बैंक में 23 क्विंटल से अधिक गेहूं जमा हो गया है। अनाज बैंक को शुरू कराने वाले पटवारी राजेश चौरसिया ने आकाशवाणी को बताया कि इस बैंक के माध्यम से गरीबों की मदद की जा रही है। 20-25 समृद्ध किसानों के द्वारा गेहूं दान किया गया, जिससे कि हम लोगों ने अनाज बैंक की स्थापना की और वह अनाज बैंक से हमने 10-12 क्विंटल के पैकेट बना के जरूरतमंदों में बंटवाया। यह अनाज बैंक जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छोटे लाल बिंजारे, महामारी के चलते बड़ी समस्या हो गई थी खाने पीने की। हमको अनाज की सहायता दिए और उन्हें बोले कि जब भी ऐसी जरूरत हो राशन पानी दे के जाएंगे। इस पहल को छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी सराहा है। वर्तमान में भी अभी उस ग्राम पंचायत में लगभग 15 क्विंटल अनाज शेष बचा हुआ है और आने वाले समय में अन्य लोगों को भी वहाँ पे जिनको आवश्यकता पड़ेगी मदद उपलब्ध कराती। छिंदवाड़ा से राकेश प्रजापति के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है। आयुष मंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बासवरेड्डी ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक तनाव दूर करता है। उन्होंने माता पिता से बच्चों में शुरू से ही नियमित योगाभ्यास की आदत डालने की अपील की। श्री बासवरेड्डी ने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ योगासनों का सुझाव दिया, जिससे उन्हें परीक्षा में तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई की जून सत्र की परीक्षाएं अब अगस्त में होंगी। संस्थान ने जून में होने वाले फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 18 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी। इस महीने की 17 तारीख को होने वाली पहली कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा CSEET भी स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 29 अगस्त को आयोजित होगी। CSEET के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं संचालित करने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं के नतीजे 7 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। परीक्षाएं परंपरागत प्रणाली से होंगी और इनके आयोजन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी जो परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, उनकी पिछली परीक्षाओं के औसत को लिया जाएगा। विद्यार्थियों के पिछले शैक्षणिक सत्र की बची हुई परीक्षाओं में छूट दे दी जाएगी और उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा और झारखंड के बाद महाराष्ट्र और बिहार में भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई भागों में मानसून की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में समूचे राज्य में व्यापक वर्षा का अनुमान है। शनिवार को मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मानसून अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी पहुंच जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। 24 घंटे में महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मानसून पहले ही कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश हिस्सों को कवर कर चुका है। मुंबई में कुलाबा मौसम केंद्र में शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 1.5 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सांता क्रूज ब्यूरो में इसकी अवधि में 2.1 mm बारिश दर्ज की गई। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मानसून की वर्षा हुई है। पिछले 1 दशक में इस बार मानसून राज्य में जल्दी पहुंचा है। आज अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में भी व्यापक वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि कल से बारिश तेज हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान पटना, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सहरसा समेत पूरे राज्य में मानसून की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वर्ष बिहार में 96% वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस बार बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में भी मानसून इस वर्ष निर्धारित समय से 2 दिन पहले पहुंचा। शुक्रवार को जमशेदपुर में मानसून की पहली वर्षा हुई। अगले 5 दिन में पूरे राज्य में बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। रांची में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून तय समय से 2 दिन पूर्व ही झारखंड पहुंच गया है और आज इसने राजधानी रांची समेत लगभग पूरे झारखंड राज्य में दस्तक दे दी है। मानसून के चलते पूरे झारखंड में अगले 5 दिन तक गहरे बादल छाए रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून के कारण राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिमडेगा, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा गिरिडीह जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ओडिशा में भी मानसून सभी 30 जिलों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष ओडिशा में मानसून की सामान्य वर्षा होगी। इस बीच उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तटवर्ती ओडिशा के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र हल्का पड़ा है।
उड़ीसा में रौजो त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं राज्य में कोविड-19 के संक्रमण तथा सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों में ही रौजो मना रहे हैं। उड़ीसा के 11 जिलों में प्रति सप्ताह शनिवार और रविवार को शटडाउन होने के कारण इस साल त्योहार फीका पड़ गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 13 तारीख से 16 तारीख तक किसी भी सम्मेलन के आयोजन तथा कहीं भी लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। रौजो संक्रांति आषाढ़ मास के पहले दिन मनाई जाती है। ये संक्रांति से पहले के दिन पहली रौजो, संक्रांति के दिन और उसके बाद के दिन भूदाह और बासी रौजो के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार मूल रूप से पृथ्वी माता की नारीत्व का उत्सव है। इस दौरान लड़कियां नए कपड़े पहनकर झूला झूलने के साथ लोकगीत गाने की परंपरा है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवा न लेने का परामर्श दिया है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल घिरे रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में भी गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहेगा। हल्के बादलों के बीच आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में आज सुबह भारी वर्षा हुई। दिन में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 23 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। भारत चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच सेना प्रमुख का बयान, चरणबद्ध तरीके से हट रही भारत चीन की सीमाएं आज के सभी समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता ने जनरल नरवणे के शब्दों को दिया है गलवान घाटी से पीछे हटने की शुरुआत। अमर उजाला ने सेना प्रमुख के बयान को दिया है चीन सीमा पर हालात नियंत्रण में, दोनों देश हटा रहे सेनाएं। पड़ोसी देश नेपाल द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने और संसद में बिल पास करने की खबरों को अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है नए नक्शे पर नेपाल की मोहर, भारत बोला ऐतिहासिक तथ्य झुठलाए। बकौल दैनिक जागरण मानसून को ध्यान में रखकर कोरोना से जंग की तैयारी। वहीं नवभारत टाइम्स ने कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 50% होने को प्रमुखता देते हुए सुर्खी लगाई है रिकवरी रेट की 50, तेजी से ठीक हो रहे मरीज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों से महामारी की विभीषिका से निपटने के लिए परीक्षण, बिस्तरों की संख्या और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संकट पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करेंगे। कोरोना वायरस के नए लक्षणों में सूंघने और श्वास की क्षमता खत्म होने को शामिल किया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।